हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी 10th क्लास की साइंस से केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सीबीएसई के हिसाब से और अगर आप किसी स्टेट से हैं तो साइंस के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो आपको 9th क्लास से 10th क्लास की तरफ मूव करवाने में, आपकी केमिस्ट्री के एजुकेशन को डेवलप करवाने में बहुत मदद करता है। अब ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये जो चैप्टर है ये अपने अंदर क्या क्या कंसिस्ट करता है, अगर मैं एक रो डाटा दूं तो आपका जो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, फिर हम उस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, उनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं, ये सीखेंगे। इसके बाद में इन इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ये जो रिएक्शंस हैं इनके टाइप्स क्या हैं, और सम एक्स्ट्रा डेफिनेशंस भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को बेसिकली सबसे पहले क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो इक्वेशन और रिएक्शन है केमिस्ट्री के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है केमिकल रिएक्शंस का, केमिकल इक्वेशंस का ही होता है। आप सबको पता है अगर हमें केमिकल रिएक्शन ही समझ नहीं आई तो हम केमिस्ट्री को ही नहीं समझ सकते। दैट मीन्स टू से कि अगर हमें केमिस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस और रिएक्शंस को समझना हो। शुरू करते हैं इस चैप्टर को इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इस चैप्टर का इंट्रो क्या कहता है, देखिए आप सभी ने अपनी एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ा है, आपने अपनी एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करा है, उसके अंदर आपने देखा चेंज के बारे में बात हुई। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आप देखते हैं कुछ चेंजेस आप ऐसे देख रहे हैं जो दोबारा ठीक हो जाते हैं, कुछ चेंजेस आप ऐसे देख रहे हैं जो ठीक नहीं हो पाते। आप सभी देखते हैं आपके आसपास बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं, जैसे कोई फिज़िकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज है, कोई बायोनॉमिकल चेंज है, कोई रिवर्सिबल चेंज है, कोई इरिवर्सिबल चेंज है। तो ये सभी जो चेंजेस हैं आप सभी ये नोटिस करते हैं कि ये सभी चेंजेस कुछ ना कुछ अपनी पहचान दिखाते हैं। अब हमें तो यही नहीं पता सबसे पहले कि चेंज क्या है। अगर हम चेंज के बारे में बात करें कि चेंज क्या है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने बिहेव में या अपने नेचर के अंदर कोई डिफरेंस शो कर दे, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने बिहेव या अपने नेचर के अंदर डिफरेंस शो कर दे, उस डिफरेंस को ही चेंज कहा गया है। और ये जो चेंज है, ये चेंज कई टाइप्स का हो सकता है। ये फिजिकल है, ये केमिकल है, ये बायोनॉमिकल है, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। कहने का मीन्स हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब उदाहरण के लिए आप सबने अपनी लाइफ में देखा होगा कि घर पे, सभी के घर पे दही तो जमता है। दही जब जमाया जाता है, आप सबने देखा है मम्मी उस दूध को गर्म करती है, उस दूध के अंदर फिर थोड़ा सा खट्टा डालती है और फिर उस दही को तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये भी तो एक तरीके का चेंज है। पहले वो दूध लिक्विड था, अब वो दही जो है सॉलिड हो चुका है। तो कहने का मीन्स क्या कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस अपने नेचर, अपने बिहेव के अंदर डिफरेंस शो कर रहा है, दूध ने अपने बिहेव के अंदर डिफरेंस शो करा, तो ये क्या हुआ उसके अंदर, चेंज। बेसिकली हम अपने एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा यही दो चेंजेस देखते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हमारे द्वारा देखे जाते हैं वो चेंजेस यही दो हैं। अब इन्हीं के ऊपर बात करें तो फिजिकल चेंज क्या है, देखिए ये एक ऐसा चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है, ये एक तरीके का ऐसा चेंज है जब कोई सब्सटेंस अपने अंदर चेंज शो करे, वो चेंज के अंदर तो मूव करे, बट वो चेंज के अंदर जाते समय अपनी कॉम्पोजिशन को कोई भी डिफरेंस शो ना करवाए।
फिजिकल चेंज कैसा चेंज है, देखिए दोबारा समझिए। फिजिकल चेंज क्या है, ये उस टाइप का चेंज है जैसे कोई सब्सटेंस किसी चेंज को शो कर रहा है। जैसे बर्फ़ जो है पानी बन रही है, चेंज शो हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करूँ तो पानी बर्फ़ से तैयार हो रहा है, पर अगर मैं इंटरनली देखूं, मान लीजिए ये बर्फ़ का मॉलिक्यूल है, ये मेल्ट हो करके वाटर तैयार हो रहा है। जो वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर भी H2O है, इसके अंदर भी H2O है। मीन्स यहाँ पे कहने का मीन्स क्या है, फिजिकल चेंज कौन सा चेंज है, जब सब्सटेंस अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज ना करे। सब्सटेंस क्या कहना चाह रहे हैं, सब्सटेंस कोई भी चीज़ जो है सिर्फ बाहर से बदल जाए। कॉम्पोजिशन का यहाँ पर मतलब क्या, इंटरनली बाहर से बदले, अंदर से वो वैसी की वैसी रहे। देखिए अब ये जो आइस का मॉलिक्यूल है, ये आइस का मॉलिक्यूल वाटर बनेगा, मेल्ट होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी बढ़ेगी, तो ये आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। ये आइस जब वाटर में कन्वर्ट हुआ, क्वेश्चन अराइज होता है, क्या H2O चेंज हुआ? नहीं, सिर्फ कौन चेंज हुई, इसकी स्टेट, एक्सटर्नल स्टेट चेंज हुई। कॉम्पोजिशन अंदर से तो वो अभी भी वाटर ही है ना। इसका मीन्स क्या है, फिजिकल चेंज कौन सा चेंज है, जब कोई सब्सटेंस चेंज दिखाए पर अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज ना होने दे, इंटरनली वो वही का वही रहे, उस टाइप के चेंज को फिजिकल चेंज कह दिया जाता है। या फिर एक तो बात ये हो गई, इसके अलावा फिजिकल चेंज और क्या हो सकता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शेप, अपने साइज, अपनी स्टेट के अंदर डिफरेंस दिखा दे। जब चेंज किसके अंदर दिखे, शेप के अंदर, साइज के अंदर, स्टेट के अंदर, इनके अंदर जब चेंज दिखे, इस तरीके के चेंज को भी फिजिकल चेंज ही कहा जाता है। ये करेक्टरिस्टिक है, ये क्या है, हमारे फिजिकल चेंज के करेक्टरिस्टिक, कि कोई अगर पहचानना चाहे कि फिजिकल चेंज कैसा होगा तो वो इन चीज़ों को देख ले, जहाँ पर इन चीज़ों में बदलाव हुआ है वैसे चेंज को फिजिकल चेंज में गिना गया। कहने का मीन्स क्या है, फिजिकल चेंज आपकी इंटरनल प्रोपोर्शन को, इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को, इंटरनल चीज़ों को तो सेम टू सेम रखती है, पर एक्सटर्नली वो चेंज हो जाता है। मीन्स देखिए, कहने का मीन्स क्या हुआ, अगर फिजिकल चेंज की हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फिजिकल चेंज क्या है, इट इज़ अ चेंज, ये एक ऐसा चेंज है which doesn't change the composition of an object। फिजिकल चेंज कैसा चेंज है, ये ऐसे टाइप का चेंज है जो कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं होने देता। कहने का मीन्स कि फिजिकल चेंज उन चेंजेस में से आता है जो चेंजेस बाहर से कवर किए जा रहे हैं। ये वो चेंजेस होते हैं जो बाहर से चेंज होकर के दिखाते हैं। आपने एक पेपर लिया आपने, ठीक है, ये पीस ऑफ पेपर है, इस पेपर को आप लोगों ने कट कर दिया। अब ये पेपर इन दो शेप्स में दिख रहा होगा। अब ये जो दोनों पेपर हैं ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ये वाला पेपर जब कटा तब ये बना, ये इसके पास से आया, रहा तो अभी भी ये पेपर ही ना, इसकी कॉम्पोजिशन तो सेम रही ना, राइट, कॉम्पोजिशन सेम रही, पर इसका जो शेप था, इसका जो साइज था, इसको हमने S1 मान लिया, इसको हमने S2 मान लिया। इसका जो शेप S1 था, इसका जो साइज S2 था, ये तो डिफर कर गया ना, इसके शेप S-1 से और इसके साइज S-2 से। मतलब इसका जो शेप एंड साइज है वो इसके शेप एंड साइज से तो डिफर चला गया ना। तो इस तरीके का चेंज जहां पर शेप, साइज या फिर
एक्सटर्नली उसकी स्टेट के अंदर चेंज आ जाता है, उस चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज बोल देते हैं। उस टाइप के चेंज को फिजिकल चेंज कह दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ के अंदर 6th-7th क्लास में और 8th क्लास के अंदर भी ये बात सुनी होगी कि जितने भी रिवर्सिबल चेंज होते हैं, रिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या है? मान लो कोई भी एक चीज थी, जैसे आइस थी, इस टाइम पे इसकी एक स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। केमिस्ट्री के अंदर जो शुरुआती स्थिति होती है उसको इनिशियल स्टेट बोला जाता है, मतलब जहां से काम शुरू हुआ। मान लो आपने चलना शुरू करा, आप चल रहे हो, आप अपने घर से चल रहे थे और अपने घर से चलकर स्कूल तक जा रहे हो। घर से चले ना, तो जो आपकी शुरुआती स्थिति हुई वो कौन हुआ? घर हुआ। तो घर क्या कहलाया? इनिशियल स्टेट। तो केमिस्ट्री के अंदर जो शुरुआती स्थिति है उसको इनिशियल स्टेट कहा जाता है। अब समझिए, ये जो सॉलिड है, ये जो आइस है, इसकी इनिशियल स्टेट है। अब ये आइस पिघल करके, मेल्ट हो करके वाटर बनेगी, ये इसकी फाइनल स्टेज है। लिक्विड क्या है इसकी? फाइनल स्टेट। कहने का मीन्स रिवर्सिबल चेंज किसे कहा गया है? ये वो टाइप का चेंज है जो हमारी इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में भेज दे। अब कोई आपसे पूछे क्या वाटर दोबारा सॉलिड बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अगर हम इसको दोबारा फ्रीज कर दें, इसी वाटर को, तो हमारे पास दोबारा आइस आ जाएगी। तो एक ऐसा चेंज जहां पर इनिशियल स्टेट फाइनल बन जाए और फाइनल स्टेट इनिशियल बन जाए, मतलब इसको अगर A मानूं और इसको B मानूं तो A से B बन सकता है और B से A बन सकता है। ऐसे चेंज को रिवर्सिबल चेंज बोला गया। और जो मैं आपको बात बताना चाहता कि 6th, 7th और 8th के एनसीईआरटीज़ में आप सबने ये पढ़ा होगा कि रिवर्सिबल चेंज को ही फिजिकल चेंज कहा जाता है। रिवर्सिबल चेंज को ही फिजिकल चेंज कहा जाता है, पर ऐसा हर जगह सही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं? अब मेरा एग्जाम्पल वहीं आ जाइए। मान लीजिए ये वुड का पीस है, ये पीस ऑफ वुड है, ठीक है। ये पेड़ का हिस्सा मैंने वुड से निकाला है। मैंने पेड़ लिया, पेड़ को काटा और ये हिस्सा निकाल लिया, इसको नाम दे दिया ए। ये आया कहां से है? ट्री से आया है, पेड़ से काटा है ना मैंने। तो अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि अगर ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि देखो ट्री की कुछ ना कुछ शेप होगी, उस शेप को मैंने चेंज कर दिया ना, क्योंकि मैंने ये पीस उसके अंदर से निकाल लिया, उसकी अब शेप में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि उस ट्री की शेप में डिफरेंस आ गया। और हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल चेंज कौन है? जो शेप को दिखाते हैं कि शेप में चेंज आया है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि फिजिकल चेंज शेप के अंदर चेंज दिखाते, तो इस चेंज को भी फिजिकल चेंज कहना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए सर। पर अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये स्टेट वापस ट्री के साथ जुड़ जाएगी? अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने छोटी क्लासेस के अंदर बायोलॉजी में पढ़ा था कि एक पेड़ के पीस को जब सेम शेप में काट करके दूसरे पेड़ के साथ जोड़ दिया जाए तो हम पेड़ को भी जोड़ सकते हैं। चलो, आपने पेड़ का उदाहरण तो एक्सप्लेन कर दिया, पर अगर मैं वही पेपर वाला एग्जाम्पल लूँ, ये पेपर है और मैंने क्या करा? इस पेपर को कट कर दिया। अब मुझे बताइए, क्या इसी पेपर को बिना किसी चेंज करे आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। दैट मीन्स कि हमने अब तक जो ये बात पढ़ी कि रिवर्सिबल चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है, या कहूं हर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज होता है। ये हर जगह पे संभव नहीं है। ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं? क्योंकि फिजिकल चेंज हर जगह रिवर्सिबल नहीं होता। फिजिकल चेंज कई जगहों पर इरिवर्सिबल भी होता है, जिसका मैंने 2 एग्जांपल सामने शो करें। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फिजिकल चेंज कौन सा चेंज है जो बेसिकली हमारे शेप, साइज और हमारी स्टेट के साथ में बातें करता है। हाँ, हम कई हद तक ये मान सकते हैं कि जब इनिशियल स्टेट
फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, कोई बीच में पाबंदी ना लगे, इस टाइप की जो चेंज हमारे पास होती है उसको हम लोग फिजिकल चेंज का नाम दे देते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब मैंने दूसरी किसकी बात करी थी फिजिकल चेंज के अलावा? जो दूसरा चेंज हम अपने लाइफ में रोज देखते हैं वो है केमिकल चेंज। अब आता है केमिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज में हमने क्या बात कही थी कि जब इंटरनली का मीन्स यहां पर क्या है, मीन्स कॉम्पोजिशन, जब कॉम्पोजिशन अनचेंज रहे, इंटरनली जब अनचेंज रहे उसको फिजिकल चेंज कहा गया। तो अब मुझे क्या बात करनी है, केमिकल चेंज। अब यहाँ पर केमिकल चेंज का मीन्स क्या है, मान लीजिए, देखिए समझने वाली बात है, केमिकल चेंज किसे कहा गया? मानिए 4 पीस है, कपड़े के 4 पीस थे, मैंने 4 पीस ऑफ क्लॉथ ले लिया। मान लीजिए ये जूट का कपड़ा था, ये सिल्क का कपड़ा था, ये नायलॉन का कपड़ा था और ये कॉटन का कपड़ा था। और मैंने दर्जी को क्या बात कही कि दर्जी भैया आप इनको जोड़ दीजिए। तो आपसे अब मेरा एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हम इन चारों पीस को जोड़ देंगे तब हमारे पास एक नया और बड़ा पीस तैयार होगा। मीन्स इनिशियल स्टेट हमारी फाइनल स्टेट में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब कोई हमसे ये पूछे कि सर आपने तो हमें ये बात कही थी सर कि जब हमारी फाइनल स्टेट इनिशियल बन जाए और इनिशियल स्टेट फाइनल बन जाए उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। अगर मैं इसकी सिलाइयाँ उधेड़ दूँ, जो यहाँ पे 4 सिलाइयाँ लगी होंगी, तो सर ये तो दोबारा फिजिकल बन जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं इन 4 पीसेस के जो रेशे थे उनको खोल करके उनको एक मतलब मिक्सी के अंदर डाल दिया और उनको मिक्स कर दिया और फिर एक नया कपड़ा तैयार करा दोबारा से, तब तो मेरे पास एकदम न्यू क्लॉथ आएगा। पर अब मेरा सवाल है, क्या ये न्यू क्लॉथ दोबारा इसमें रिटर्न हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने इन चारों को जब मिक्स करा तो इन चारों की मिक्सिंग की वजह से कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, कॉम्पोजिशन की वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो गई, और जब हमारे पास किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उसी को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। देखिए अब दोबारा समझिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप लोगों ने खिचड़ी बनानी है। हम लोगों ने क्या करा, खिचड़ी की रेसिपी बता रहा हूँ मैं। देखिए राइस लिया, ठीक है, जो आपकी फेवरेट दाल थी वो ले लिया, जो आपके वेजेस थे वो ले लिया, और सम ऑफ आपके स्पाइसेस भी होंगे, उन स्पाइसेस को ले लिया, और आपने क्या करा, इन सबको वाटर के साथ मिक्स करके सीटियाँ लगवा दी। मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि आपने जब इन्हें डाला तब ये अलग अलग सब्सटेंस थे, राइस था, दाल थी, वेजिस थी, स्पाइसेस थे और वाटर था, ये 5 सब्सटेंस थे। इनको जब मिक्स करा तो सिंगल सब्सटेंस बना ना, और मेरा क्वेश्चन अराइज होता है हम इस सिंगल सब्सटेंस को वापस तो नहीं कन्वर्ट कर सकते। कहने का मीन्स क्या, जब हम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चले गए तो क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम फाइनल से दोबारा इनिशियल पर आ जाए? नहीं हो पा रहा। मीन्स जब हमारे पास हमारे सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन बदल गई। अब देखिए, अब यहाँ पर सबका स्वाद अलग अलग लिया जा सकता था। चावल का स्वाद अलग था, दाल का अलग था, वेजिस का अलग था, स्पाइसेस का अलग था, और वाटर का तो होता ही अलग है। इन सब के स्वाद अलग अलग थे। पर खिचड़ी बनने के बाद यहाँ पर जो खिचड़ी तैयार हुई है, क्या उसका स्वाद इनके साथ मैच हुआ? नहीं, उसका अपना एक न्यू स्वाद बना, उसका अपना एक न्यू टेस्ट बना। मेरा कहने का मीन्स क्या है कि एक ऐसा चेंज जिसमें मैनी सब्सटेंस, बहुत सारे, अब यहाँ पे बहुत सारे 2 भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं,
एक ऐसा चेंज जहां पर मैनी सब्सटेंस कंबाइन हो जाए, कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करे। और एक कंडीशन भी है, नेसेसरी कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है ना, इसकी प्रॉपर्टी डिफर है। जो हमने वो सब्सटेंस कंबाइन करे हैं उनसे इस न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। ऐसे टाइप के चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। क्लियर हुआ? फिजिकल चेंज में क्या था, हमने जो सब्सटेंस लिया वो वापस फाइनल में चेंज हो रहा था। फाइनल वाले को हम कितनी बार भी इनिशियल में चेंज करें, पर केमिकल चेंज के अंदर क्या चीज देखी गई, जब उन सब्सटेंस को मिक्स करा गया तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ, और ये जो न्यू सब्सटेंस था इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। ये कंपल्सरी कंडीशन है, अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं हुई तो भी वो केमिकल चेंज नहीं माना जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। आप लोग ने 9th क्लास में एटम मॉलिक्यूल पढ़ा, एटम रीअरेंज हो करके मॉलिक्यूल बनता है, पर क्या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एटम से मैच करती है? नहीं करती। आप सबने ऑक्सीजन को मिला करके ओजोन लेयर बनवाई, क्या ओजोन लेयर का नेचर है ऑक्सीजन से? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नया तैयार हुआ है, न्यू प्रोडक्ट तैयार हुआ। कहने का मीन्स क्या, केमिकल चेंज क्या है, ये उस टाइप का चेंज है जिसके अंदर आप एक बार अगर फाइनल में गए, न्यू सब्सटेंस एक बार तैयार हो गया तो अब वो सब्सटेंस वापस नहीं बदल सकता। अब उस सब्सटेंस में एक नई प्रॉपर्टीज आई हैं, अब उस सब्सटेंस ने नया रूप दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, हमारी केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली चेंजेस को ही रिएक्शन कहा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर चेंज का मीन्स क्या है? रिएक्शन। कैसे सर, आप ये बात कैसे कह रहे हो? आपने ये बात कह दी कि सर हर एक चेंज क्या है? रिएक्शन है। हमें प्रूफ करके दिखाइए। देखिए, लिसन, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन की कोई डेफिनेशन पूछे तो रिएक्शन क्या है? ये एक रेफरेंस है, इट इज अ रेफरेंस। ये एक रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है? रेफरेंस है एक्शन के लिए, रेफरेंस है मोशन के लिए। अब यहां पे मोशन का मतलब वो फिजिक्स वाला मोशन नहीं। आपने मान लीजिए आपने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को नदी में फेंक दिया, तो नदी हिलेगी। नदी ने एक्शन की तरफ रिस्पॉन्स दिया। यहां पे मोशन का मीन्स ही रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स की रिगार्डिंग। आपने नदी के अंदर जैसी पत्थर करा, एक्शन हुआ, उस एक्शन के प्रति कुछ रिस्पॉन्स हुआ होगा, उसी रिस्पॉन्स को आपने क्या नाम दे दिया? रिएक्शन। मतलब रिएक्शन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो इट इज अ रेफरेंस। ये सिर्फ रेफरेंस है, किसके लिए? एक्शन के लिए। किस एक्शन के लिए? जो रिस्पॉन्स में किया गया है। मींस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी चीज़ में अगर कुछ भी बदलाव आ रहा है तो उसी को ही रिएक्शन कहा गया। तो जो मैं बात कह रहा हूँ कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो चेंज है उसी चेंज को रिएक्शन कहा गया। तो अब तक हमने कौन कौन से चेंज पढ़े थे? फिजिकल चेंज पढ़ा, केमिकल चेंज पढ़ा। तो इसका मीन्स क्या हो गया? फिजिकल चेंज ही कौन है? फिजिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज ही कौन है? केमिकल रिएक्शन। मीन्स एक ऐसी रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो एक बार इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चली जाए विदाउट चेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन नहीं बदला, कॉम्पोजिशन सेम है। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इनिशियल स्टेट फाइनल में चली जाए बिना कॉम्पोजिशन के बदले, उस टाइप की रिएक्शंस को ही क्या नाम दिया गया? फिजिकल रिएक्शंस। अब इनमें कौन कौन आ गई? जैसे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? फिजिकल रिएक्शन है। आपने समुद्र के अंदर देखा, समुद्र में से आपने नमक बना लिया, अब वो नमक का क्रिस्टल आ गया, अब उसको दोबारा घोल दो, दोबारा नमक बन जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल, पानी से नमक, और फाइनल से इनिशियल, फिर नमक दोबारा पानी में घोल दो। तो क्या हो रहा है? फिजिकल रिएक्शन हो रही है, कॉम्पोजिशन नहीं बदल रहा। मैग्नेटिज्म,
मैग्नेटिज्म भी क्या है, फिजिकल है। आपने क्या करा, आप लोगों ने बचपन में बहुत बार करा होगा, एक टेम्पररी मैग्नेट तैयार करा होगा, स्पीकर्स के सामने रख दिया या फिर मैग्नेट को लोहे के साथ घिस दिया, थोड़ी देर उसमें मैग्नेट आ जाएगा। तो मैग्नेट आ गया, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो मैग्नेटिक हो गया, वो जो लोहे का आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट था। अब थोड़ी देर उसको छोड़ दोगे तो वो मैग्नेट अपनी दोबारा खो देगा। तो मैग्नेटिज्म क्या हो रहा है, लोहे से मैग्नेट बना लिया आपने, फिर मैग्नेट से लोहा बना लिया आपने। इसका मीन्स क्या हो गया कि इनिशियल से फाइनल और फाइनल से इनिशियल। आप घर पे रोज ये काम करते हैं, तवे पे रोज रोटी बन रही है, हीटिंग इफेक्ट। आपके रोज घर पे माताश्री आपकी चपाती तैयार करती हैं, वो जो तवा गरम हो रहा है वो तवा भी क्या शो कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। तवा गरम करा, फिर बाद में दोबारा ठंडा हो गया, उस ठंडे तवे को दोबारा गरम कर दिया, फिर वो दोबारा ठंडा हो गया। इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल। यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फिजिकल रिएक्शन कौन है, ये वो है जो एक बार इनिशियल से फाइनल जा रही है, वो फिर फाइनल से इनिशियल आ सकती है, पर कौन सी कंडीशंस के साथ, विदाउट चेंज ऑफ कॉम्पोजिशन के साथ। ये हमने फिजिकल में समझा। फिर अब केमिकल चेंज कौन सा होगा, केमिकल रिएक्शन भी तो होगा। केमिकल रिएक्शन क्या है, जो एक बार इनिशियल से फाइनल चला जाए और अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज कर ले। कॉम्पोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई, चेंज इन कॉम्पोजिशन कर ले इनिशियल से फाइनल। ये इंग्लिश सेंटेंस, चेंज इन कॉम्पोजिशन। इनिशियल से फाइनल गया, पर कैसे गया, विद चेंज इन कॉम्पोजिशन। और फाइनल से अब इनिशियल नहीं आ पा रहा। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम इनिशियल से फाइनल तो गए, पर फाइनल से हम इनिशियल नहीं आ पाए, इस टाइप का जो हमारे पास में रिएक्शन आएगा उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। आप लोग रोज़ अपने घर में देख रहे हो मेकिंग ऑफ कर्ड, मम्मी रोज़ दही जमा रही है ना, कुकिंग ऑफ फूड। उसके बाद में खाना पक गया, आपकी दही जमती है, प्रिपरेशन ऑफ टी। या फिर आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के अंदर दूध फट जाता है। दूध फटना भी क्या है, का दूध जो तैयार हो रहा है, दूध से जो पनीर तैयार हो रहा है, ये भी क्या दिखा रहा है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही तो दिखा रहा है। तो अब मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर चेंज को ही रिएक्शन का नाम दिया गया है, और हमने जितने भी चेंजेस पढ़े हैं इन सभी चेंजेस को रिएक्शन के अंदर अगर हम कंक्लूड करें तो कोई गलत राय नहीं है। तो जो भी हमने चेंज पढ़ा, फिजिकल चेंज पढ़ा, केमिकल चेंज पढ़ा, ये सब कौन सी रिएक्शंस है, ये सब फिजिकल रिएक्शंस है, ये सब केमिकल रिएक्शन है। इन्वर्सिबल चेंज उसको इन्वर्सिबल रिएक्शन बोला जा सकता है, इरिवर्सिबल चेंज उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जा सकता है। तो मीन्स, कहने का मीन्स क्या है कि हमारे पास जितने भी चेंजेस प्रेजेंट है हमारी केमिस्ट्री में, उन सब चेंजेस को रिएक्शन कहा जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सर आप तब से ये बात कहने लग रहे हो कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, पर हमारे समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि ये रिएक्शन होती कैसे है। हम लोगों ने 9th में थोड़ा सा एटम पढ़ा था कि एटम जो है मॉलिक्यूल के अंदर, जॉन डाल्टन ने हमें ये बात समझाई थी कि एटम जो है अपने अंदर रीअरेंज खुद को करता है और एक नया मॉलिक्यूल तैयार कर देता है, इसी का नाम रिएक्शन है। पर अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये रिएक्शन हकीकत में होती कैसे है, हमें ये बताइए। तो आइए अब शुरू करते हैं इसी इंट्रोडक्शन में लास्ट स्टेप कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है, जिसको हम अब तक रिएक्शन कह रहे हैं। ये रिएक्शन होती कैसे है, हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, ये रिएक्शन होती कैसे है। तो अब देखिए, रिएक्शन होने के लिए इसको पहले ना हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, बाद में हम लॉजिकली मूव करेंगे। देखिए, मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल लिया था प्रिपरेशन ऑफ टी। खिचड़ी बनाने की तो रेसिपी दे दी गई, अब चाय बनाने की रेसिपी भी देख लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करा, चाय बनाना है, आपने एक वेसल लिया होगा, बर्तन लिया होगा, उस बर्तन में वाटर डाला होगा, उस वाटर के साथ साथ आपने टी लीव्स डाली होंगी, चाय पत्ती।
शुगर डाला होगा, और कई लोग जो है थोड़े बहुत स्पाइसेस भी डालते हैं, लौंग इलायची वगैरह वगैरह। तो आप सब ने देखा कि हम सब ने पहले वो रॉ मटेरियल एक जगह इकट्ठा कर लिया अपनी चाय को बनाने के लिए, और फिर क्या करा हमने, उसको गर्म करा। ये हीट का सिंबल होता है क्लास, हीट करने के लिए हम केमिस्ट्री के अंदर जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है। हमने उसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद टी तैयार हो गई, छान लिया हमने टी को। अब हम वापस यहाँ नहीं जा सकते, कॉम्पोजिशन चेंज हो चुका है, इसका स्वाद भी अलग है। ओह सॉरी, मैं मिल्क डालना भूल गया था। हमने जो ये टी तैयार करा, बेसिकली कुछ लोग जो है काली चाय भी पीते हैं तो कोई बात नहीं, तो हमने जो ये टी तैयार करी, इस टी का स्वाद अलग है। इन सब मटेरियल्स में से किसी से भी इसका स्वाद मैच नहीं होता, इसका खुद का अपना स्वाद है। तो कहने का मीन्स क्या है, जो ये टी तैयार हुई ये केमिकल चेंज है, यहाँ से प्रूव हो जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए दो या दो से अधिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी रिएक्शन को करवाना है, एक से भी रिएक्शन हो जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर जो मेन रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंस होती है रिएक्शन को करवाने के लिए, वो होती है रिएक्टेंट की। किसकी है? रिएक्टेंट की। सर अब ये रिएक्टेंट क्या है? आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में कुछ है। ये जो सारा मटेरियल है ना, इसको केमिस्ट्री के अंदर नाम दिया गया है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन के अंदर, चेंज के अंदर खुद को इन्वॉल्व करेंगे। ये कौन है रिएक्टेंट? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन करवाने के लिए खुद को इन्वॉल्व करेंगे, खुद के अंदर चेंज करेंगे, और चेंज करके एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देंगे, नया सब्सटेंस बना देंगे। रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट वो है, ये वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन करवाने के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करवा देगा और खुद के अंदर चेंज ला करके रिएक्शन से नया सब्सटेंस तैयार कर देगा। तो आप लोग जो ये चाय बना रहे थे, ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है ये किसके अंदर आ रहा है? रिएक्टेंट के अंदर। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमें समझना क्या है, सर ये रिएक्शन होता कैसे है, पर इसको समझने के लिए बेसिक बात समझनी पड़ेगी। रिएक्शन कैसे हो रहा है? रिएक्शन कैसे हो रहा है? सबसे पहली बात मैंने क्या समझी? एक रिएक्टेंट होगा जो खुद को चेंज करेगा और खुद को चेंज करके एक नया सब्सटेंस बना लेगा। अब कहने का मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रिएक्टेंट ही वो मेन सब्सटेंस है जो खुद के अंदर चेंज करके प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूं, देखो ये तो हमने बेसिक एग्जांपल करा, अब अगर मैं टॉपिकली बात करूं कि हाँ आपने लैंग्वेज भी तो लिखनी है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो सर हम ये सब तो नहीं कहेंगे वहाँ पर। तो अगर मैं रियलिस्टिक बात करूं कि सर डेफिनेशन फॉर्म में आप हमें कुछ बताइए, तो डेफिनेशन फॉर्म में क्या कहूँगा? रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? जो खुद को इन्वॉल्व करवाता है, इन्वॉल्व इटसेल्फ, किसमें? इन केमिकल रिएक्शन। जो खुद को केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करवाता है और इन्वॉल्व करवा करके खुद में चेंज लाएगा और चेंज ला करके न्यू सब्सटेंस बना देगा, जो क्या है? हमारा प्रोडक्ट। मीन्स मान लीजिए एक ए है, एक बी है, ये ए और बी मिले, इन्होंने मिल करके सी और डी बना लिया। तो ये जो ए और बी है ये कौन है? रिएक्टेंट। और ये जो न्यू सब्सटेंस तैयार हुआ ये कौन है? प्रोडक्ट। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल रिएक्टेंट का है।
वही खुद के अंदर चेंज करेगा। अब देखो मैंने लिखा भी क्या है, ए बी और सी डी। सी डी ए बी तो हो ही नहीं सकते, चारों के चारों अलग अलग है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ए और बी मिलेगा तो सी और डी तैयार होगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि रिएक्टेंट मिला और मिल करके सी और डी तैयार कर दिया। तो जो सी और डी है वो न्यू है, तो सी और डी तैयार हुआ। दैट मीन्स ए बी से जो सी डी तैयार हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ए बी की वजह से ही तो हुआ। अगर ए बी ही नहीं होगा तो सी डी तैयार कैसे हो जाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, जब रिएक्टेंट अपने आप को रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व करवा दे और अपने अंदर चेंज करके अपनी चेंज कॉम्पोजिशन में चेंज कर दे। अपने अंदर चेंज करने का मतलब यहाँ क्या है, कॉम्पोजिशन को चेंज कर देना। और कैसा सब्सटेंस तैयार कर देना, न्यू सब्सटेंस। और उस न्यू सब्सटेंस को केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट मिल करके जो नया सब्सटेंस तैयार करते हैं उस न्यू सब्सटेंस को केमिस्ट्री के अंदर नाम क्या दिया गया, प्रोडक्ट। मतलब ए बी यहाँ पर कौन है, रिएक्टेंट, और सी डी यहाँ पर कौन है, प्रोडक्ट। मतलब जो अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ टी करा, इस टी के अंदर हमारे पास जो ए और बी था वो कौन है, वो जो सारा मटेरियल हमने लिया, और सी और डी कौन है, वो जो हमारी चाय तैयार हुई। तो कहने का मीन्स रिएक्टेंट कौन है, रिएक्शन करवाने के लिए जो खुद को चेंज करवा रहा है वो रिएक्टेंट, और जो चेंज करने के बाद नया सब्सटेंस तैयार हुआ वो कौन है, प्रोडक्ट। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एरो के लेफ्ट में जो है वो रिएक्टेंट और एरो के राइट में जो है वो प्रोडक्ट। इतना क्लियर हुआ। हमें यहाँ से क्या समझ में आ गया कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे हो रही है। अब आपके मन में यह बात आ रही होगी कि सर ज़रूरी थोड़ी ना ये सिर्फ कंबाइन ही हो। बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो सी और डी तैयार होगा वो कंबाइन होकर ही हो, ये कुछ भी हो सकते। देखो रिएक्शन कैसे भी हो सकती है, ए और बी कंबाइन होकर भी नया सब्सटेंस दे सकते हैं। इसको सिंथेसिस या कंबाइनिंग रिएक्शन बोलते हैं, जो कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस दे रही है, या मैं कहूँ सीधा सीधा प्रोडक्ट दे रही हैं। कंबाइन होकर भी दे सकती हैं या फिर टूट कर भी दे सकती हैं। ए था उसको तोड़ दिया गया और सी और डी बना दिया गया, ये भी हो सकता है। अब इसको तोड़ने वाला एग्जाम्पल कैसे दें। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या लिया, चूना पत्थर ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको तोड़ दिया पानी में। आप सबने देखा होगा सफ़ेदी करवाते हैं, सफ़ेदी को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। इसको पानी में मिक्स कर दिया, पानी में घुलने लगा, सफ़ेदी तैयार हो गई, पर साथ में गर्मी भी तो निकल रही है, पानी गर्म भी तो हो गया। अब आपने उस सफ़ेदी को दीवार पे लगवा दिया और वो सफ़ेदी अब शाइन कर रही है, पहले वो शाइन नहीं कर रही थी, तो हमने उसी सफ़ेदी के अंदर की हीट को बाहर निकाल दिया ना। तो ये क्या हो रहा है, ये टूट रहा है। अब कहने का मीन्स अब आगे जैसे हम इस चैप्टर में और मूव करेंगे तो हम ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जिसमें टूट करके हम नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहूँगा, अभी जैसे स्टार्टिंग है इस चैप्टर की तो इतना केमिकल रिएक्शन बेसिक माइंड में नहीं होता, तो मैं सिंपली सी बात कहूँ कि जैसे जुड़ करके न्यू सब्सटेंस बनता है ऐसे टूट करके भी न्यू सब्सटेंस बन सकता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि जुड़ करके ही बने न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन की बात करें कि रिएक्शन क्या है, वो रिएक्टेंट के इन्वॉल्व होने, तो यहाँ पे इन्वॉल्व का मतलब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और टूटना भी हो सकता है, डिकम्पोजिशन, मिलना भी और टूटना भी। मतलब रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट के मिलने या टूटने से जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसी का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। सर हमें तो अभी भी समझ नहीं आया, आप ना हमें एक एग्जांपल करके दिखाइए। आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट पेज पे जैसे हम ये चैप्टर शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर हमारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन, जो बेसिकली हमारी नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उसको डिस्कस करके देखते हैं। देखिए आपका पहला प्रैक्टिकल आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन।
अब देखिए, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तब से हम केमिकल चेंज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो ये भी क्या होगा, केमिकल चेंज के बारे में। जलना किसका, मैग्नीशियम रिबन का। अब आप सबने सुना है कोई भी चीज़ अगर जल जाती है तो वापस रिटर्न नहीं करती, ऑब्वियस सी बात है। कोई आपको ये कहे पेपर को जला दो, अब क्या राख से पेपर वापस आ जाएगा, नहीं आ सकता। मीन्स हमें जलाना है मैग्नीशियम की रिबन को। अब सबसे पहले तो जानना ये है मैग्नीशियम क्या है। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, राइट। ये एलिमेंट्स मेटल भी हो सकते हैं, ये नॉन मेटल भी होते हैं, और इनमें से कुछ मेटलॉइड भी होते हैं, और भी इनके आगे खुद में टाइप्स हो जाते हैं, मेटल्स ट्रांजिशन मेटल हो जाते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी निकल आते हैं। पर मैग्नीशियम के बारे में बात करनी है तो जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, ये उनमें से एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12, जिसका सिंबल क्या है, Mg, कैपिटल M स्मॉल g। तो मैग्नीशियम कौन है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका सिंबल Mg है, और बेसिकली ये शाइनी ग्रे कलर का होता है। ये शाइनी ग्रे मेटल है, इसका कलर भी बताया है, शाइनी ग्रे। लो डेंसिटी का मेटल होता है। लो डेंसिटी मीन्स टू से यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कम लोग हैं, तो मीन्स इसका जो एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के अंदर जो मासिस सब्सटेंस है वो कम है, मतलब ये हल्का इन नेचर है, तो लो डेंसिटी का ये सब्सटेंस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली लगभग 265 डिग्री सेल्सियस होता है, इस टेम्परेचर पे ये पिघल जाता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब क्या करना है, हमें इसे जलाना है। देखिए, इसको जलाना है, मैग्नीशियम की रिबन थी, इसको क्या करना है, बर्न करना है। आप सब ने अपनी 9th क्लास या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री के अंदर जब भी जलने की बातें होती हैं तो जलने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है वो ऑक्सीजन है। मींस केमिस्ट्री में जब भी जलने की बात हो तो इसका मतलब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिएक्शन लिखी थी जहाँ पे मैंने ऐसे ट्रायंगल का सिंबल बनाया था, इसका मतलब है हीट करना। हीट करने का मतलब क्या है, उसको टेम्परेचर दिया जा रहा है, पर इसका मतलब है जलाना। इसका मीन्स क्या है, इसको बर्न किया जा रहा है। बर्न करने का मीन्स क्या है, इसको डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में डाला जा रहा है। मैंने क्या बोला कि इस टेम्परेचर पे आके मैग्नीशियम रिबन पिघल जाता है। इसका मतलब अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को हीट करूंगा ना तो इस टेम्परेचर पे आके मैग्नीशियम रिबन पिघल जाएगी। पर अगर मैं डायरेक्ट मैग्नीशियम रिबन को आग की कांटेक्ट में डालूंगा तो वो किसी टेम्परेचर पे आके जल भी सकती है। आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली जब आप तारों को जला देते हो तब उनके अंदर से अलग अलग कलर की लाइट्स निकलती है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट, ये क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है वायर का या मेटल का आग के साथ में, फायर के साथ में। मींस जब डायरेक्ट कांटेक्ट हो तब ये चीज़ शो करी जा रही है। अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में एक बात बताई गई, हमें बुक्स के अंदर हमें ये बात बताई गई कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया ना वो नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि उसको हमने रब नहीं करा। तो क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि सर हमें ये बात बताइए, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करने लगे तो बर्न करने से पहले हमने उसे रब क्यों किया? ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने उस मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों करा। तो मैं आपको आंसर देना चाहूँगा। देखिए, मैंने अभी भी क्या बात बोली, मैग्नीशियम रिबन एक तरीके का मेटल है। मैग्नीशियम रिबन कौन है? मेटल है, शाइनी ग्रे मेटल। और मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, कोरोजन प्रॉपर्टी। जैसे आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा, लोहे को जंग लग जाता है, आयरन रस्टिंग शो कर देता है। तो आयरन के अलावा जितने भी मेटल्स हैं, लोहे को जंग लगता है, सब ने आपने देखा है, आप सब अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हो, लोहे को जंग लग जाता है। लोहे को जंग लगना आम बात है, पर लोहे के अलावा भी तो मेटल्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सिल्वर रखी रखी काली हो जाती है, गोल्ड रखा रखा धुंधला हो जाता है, ज़्यादा चमकीला नहीं रहता, फिर आप उस पर पॉलिश मरवाने जाते हैं। या इसके अलावा कॉपर रखी रखी ग्रीन कलर की हो जाती है। ये क्या हो रहा है, उस पर भी तो रस्टिंग जैसा कुछ इफेक्ट हो रहा है। उसी रस्टिंग जैसे इफेक्ट को कोरोजन बोला जाता है।
कोरिजन मीन्स टू से, देखो जंग लगना आयरन के साथ है, पर जंग जैसी ही प्रॉपर्टी जो मेटल को अंदर से कमजोर कर दे। जंग क्या कर रहे हैं, रस्टिंग क्या कर रही है, लोहे को अंदर से कमजोर कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पे बेसिकली कूलर्स के साथ में ऐसा होता है, कूलर के अंदर पानी रखा रहता है और वो जंग पकड़ जाता है। आपने क्या नोटिस करा होगा कि जब जंग लग जाता है कूलर के अंदर वो कमजोर हो जाता है ना, यही है ना। तो मीन्स मेटल को कमजोर करने वाली प्रॉपर्टी जब लोहे के साथ हो उसको तो रस्टिंग कह दिया, पर बाकियों के साथ हो तो क्या, अगर यही चीज बाकी मेटल के साथ होती है तो उसको हम लोग कोरिजन बोल देते हैं। तो मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को एयर के कांटेक्ट में जब लाता है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तब कोरिजन शो करता है। तो मेटल तो हवा में पड़ी हुई है, मैग्नीशियम की रिबन हवा में पड़ी हुई है। मैग्नीशियम रिबन जलने से पहले तो हवा में ही थी, हवा में बहुत सारी गैसेज है, हवा में ऑक्सीजन भी है। तो मैग्नीशियम रिबन इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर। मान लो ये मैग्नीशियम मेटल है, मैं बहुत जैसे ऐसे समझिए माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है। ये मैग्नीशियम की लेयर होगी, अब मैग्नीशियम की लेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो एक लेयर बना लेगी। तो ये जो लेयर बन गई ना, जब यहाँ पे हीट आएगी, ये हीट हमारे मैग्नीशियम को टच नहीं कर पाएगी। हीट मैग्नीशियम को टच नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर थी। मीन्स उस ऑक्सीजन की लेयर को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक मैग्नीशियम रिबन जलेगा नहीं। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को रब करा गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके ऊपर एक पेजिवेशन लेयर बना ली, हटने वाली लेयर बना ली, जो हटाई जा सकती है रबिंग के थ्रू। मैग्नीशियम ने अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना ली, पर कैसी लेयर बना ली? जो बहुत हल्की है और हटाई जा सकती है। तो इस लेयर को हटाने के लिए, हमारे मैग्नीशियम को अच्छे से बर्न करवाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को रब करा। अब देखिए हुआ क्या। ये मैग्नीशियम रिबन था, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, आग लगवाएगी मतलब इसे, और इसको आग दी जा रही है। अब जैसे ही मैग्नीशियम लगभग 472 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को हीट जो दी जा रही है वो जैसे ही 472 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी, मैग्नीशियम एकदम से जलने लग जाएगा। अब ये मैग्नीशियम जैसे ही जलने लग जाएगा, ये जलने पर एकदम डार्जलिंग फ्लेम, एकदम तेज रोशनी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एकदम तेज रोशनी पैदा करता है। और ये जो तेज रोशनी पैदा करते हैं एकदम वाइट कलर की होती है, और जलने के बाद में जो मैग्नीशियम हमें प्रोडक्ट देता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाइट कलर का था जो पाउडर आया, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। अब मैं पूछने लग जाऊं कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन है, तो एरो से इस तरफ हमारे पास ये है, तो ये रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट। तो केमिस्ट्री के अंदर जो भी हमारे पास में रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए सब्सटेंस होता है उसे हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं, और रिएक्शन के बाद में जो हमारे पास सब्सटेंस आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो मीन्स हमारे पास में एरो से लेफ्ट की साइड में जो है वो रिएक्टेंट है, और एरो से राइट की साइड में जो है वो प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम ने जब अपने आप को बर्न करवाया तब हमारे पास क्या आया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके मन में आ रहा होगा सर ये एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एरो के ऊपर हमने वो चीज़ लिखी है जो इसके साथ हो रही है। इसको इतना टेम्परेचर दिया गया है ना, तो ये हमने एरो के ऊपर लिख दिया, क्या इसके साथ हो रहा है, इसके साथ में इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है, और बना क्या हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या तैयार हुआ हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाइट कलर का होता है, पाउडर इन नेचर होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, और बेसिक इन नेचर होता है।
ये बेसिक इन नेचर है, इसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। एसिडिक और बेसिक होता है ना, तो ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। तो ये मैंने केमिकल रिएक्शन समझाई है आपको एग्जाम्पल की हेल्प से। ये एग्जाम्पल क्या लिया था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। होप सो हमारे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम केमिकल इक्वेशन स्टडी करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।